बोर्ड में कैसे टॉपर्स लिखते हैं कॉपी में, कैसे वो टाइम को मैनेज करते हैं, ये सभी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस और मैं हूं अभ्यम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे टाइम को मैनेज करना है केमिस्ट्री के एग्जाम में। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पेपर छूट जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पता नहीं कैसे लिखना है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास कंटेंट है पर राइटिंग स्किल्स नहीं है। तो कैसे राइट डाउन करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, सब कुछ इस वीडियो में है। एंड तक देखते रहो, ध्यान से देखो। देखो 35 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, जैसे 18 तुम्हारे एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू करने के बाद तुम्हारे पास आते हैं 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 5 तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 2 केस बेस्ड वाले, फिर उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इन सब के नंबर मैंने ऊपर मेंशन कर दिए, तुम देख सकते हो। ठीक है ना। ओके, कैसे करें, कितना किसको टाइम दे वो समझते हैं। तो टोटल तुम्हारे पास 18 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देना है ईच क्वेश्चन को, और ऐसे तुम्हारे 36 मिनट खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद तुम्हें वेरी शॉर्ट पे आना है। वेरी शॉर्ट कितने टोटल, वेरी शॉर्ट तुम्हारे 7 है, और हर एक को तुम्हें देना है 4 मिनट्स। 4 मिनट दिए तुमने तो तुम्हारे कितने मिनट खत्म हो गए, 28 मिनट्स और खत्म हो गए तुम्हारे। अब तुम आ जाओ शॉर्ट पे। शॉर्ट तुम्हारे 5 है, हर एक को 7 मिनट देने, 35 मिनट्स तुम्हारे और खत्म हो गए। उसके बाद तुम्हारे कौन से केस बेस्ड वाले, हर एक केस के लिए मैंने टोटल 12 मिनट रखे हैं, तो टोटल 24 मिनट्स मेरे खत्म हो गए वहाँ पर। और लास्ट में मेरे बचते हैं कौन से क्वेश्चन, लॉन्ग वाले। लॉन्ग वाले के लिए मैंने रखे हैं 45 मिनट्स, हर क्वेश्चन को मैं 15 मिनट में खत्म करूंगा, मतलब लॉन्ग को 15 15 15 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो टोटल होता है 36 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 24 प्लस 45, दैट इज इक्वल टू 168। 168 मिनट्स आपके खत्म हो गए। और अभी भी अगर 180 में से 168 को माइनस करें तो 12 मिनट्स रिमेनिंग है। 12 मिनट्स में मैं अच्छा रिवीजन कर सकता हूँ। रिवीजन का पैटर्न भी मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। सबसे पहले मैं कौन सी चीज़ करता, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को करता। क्यों करता बताता हूँ। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए 10:30 से काम करना शुरू करता और 11:15 तक लॉन्ग क्वेश्चन करता 45 मिनट में, क्योंकि मेरा माइंड एकदम फ्रेश होता है, क्लीन होता है, मैं ज़्यादा अच्छा कंटेंट स्टार्टिंग में लिख पाता हूँ, राइटिंग स्किल्स मेरे एकदम हाई होते हैं। तो मैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को करता। और लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेरे मिनट बच जाएंगे अगर मैं पहले से करूंगा, तो मैं इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर पाऊंगा। ओके, इसके बाद मैं क्या करता, इसके बाद मैं 11:15 से शुरू करता लिखना क्या चीज़। अगर हाँ 11:15 में मेरा काम नहीं खत्म हुआ तो मैं वही लॉन्ग को छोड़ देता, फिर मैं 1 मिनट भी उसे एक्स्ट्रा नहीं देता। अब 11:15 से लेकर 11:50 तक मैं सिर्फ और सिर्फ अगले 35 मिनट्स करूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस को। और इतने में अगर मेरे क्वेश्चन होगा तो ठीक है, अगर कुछ रह गया तो मैं उसके बाद इसको टाइम नहीं देने वाला। हर एक क्वेश्चन के लिए जितने मिनट मैंने डिसाइड करें उतने ही मिनट उसको देने, उससे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देना है मुझे। फिर मैं क्या करूंगा, 35 मिनट्स में शॉर्ट खत्म करूंगा। शॉर्ट्स खत्म करने के बाद अब 11:50 टाइम हो चुका होगा मेरी घड़ी में। इसके बाद मैं आ जाऊंगा किस पे, वेरी शॉर्ट पे। 28 मिनट में अगले मुझे वेरी शॉर्ट करने हैं, सातों के सातों। इन्हीं में इस टाइम पीरियड में मेरे को खत्म करना है। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म, मेरे क्वेश्चन खत्म होने चाहिए वेरी शॉर्ट वाले। वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन मैंने कर लिए। वेरी शॉर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं केस बेस्ड करूंगा। क्यों केस बेस्ड करूंगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर मैं टाइम पढ़ने में थोड़ा लगता है और अगर एकदम एंड में करूंगा केस बेस्ड को, तो हो सकता है मैं पढ़ाई में एकदम से कंफ्यूज हूँ, पढ़ने में मेरे को समझ में ना आए कि टाइम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है और मैं घड़ी देख रहा हूँ बार बार और सब काम डिस्टर्ब हो गया मेरा। तो मैं केस बेस्ड को अभी कर लूंगा। केस बेस्ड करने के बाद अगले मतलब 24 मिनट्स मैंने केस बेस कर लिया। केस बेस करने के बाद अब मैं सबसे लास्ट में एमसीक्यू करूंगा। और एमसीक्यू में सबसे पहले असर्शन रीजन करूंगा, क्योंकि उनमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगने वाला। उन्हें पढ़कर समझ के करना, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उनको बहुत रिलैक्स होकर करना है। ओके, तो रिलैक्स होकर मैं नेक्स्ट मिनट्स में 36 मिनट में अपने सारे एमसीक्यू करूंगा, जिसमें असर्शन रीजन पहले करूंगा जैसा कि मैं कह रहा हूँ। ओके, अब मेरा टाइम हो गया है 1:18। और मैं तुमको बताना चाहूंगा अब मैं रिवीजन शुरू करूंगा। रिवीजन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिवाइज करूंगा एमसीक्यू को, उल्टा एकदम चलूंगा। इसमें भी असर्शन रीजन को पहले रिवाइज करूंगा, फिर एमसीक्यूज देख लूंगा, क्योंकि ये नंबर अगर गलत करे तो एग्जैक्ट कटेगा, कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे ये नहीं कि थोड़ा लिख दिया आंसर नंबर मिल जाएगा, लिखा तो मिला, नहीं लिखा तो नहीं मिला, गलत तो पूरा कटा। तो इन्हें पहले रिवाइज करूंगा, फिर वेरी शॉर्ट को रिवाइज करूंगा, उसमें भी ऐसी कुछ कुछ है। फिर मैं किसको रिवाइज करूंगा, फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा। शॉर्ट के बीच में ही मैं यहाँ पर रिवाइज कर लूंगा अपना केस बेस को, और उसके बाद सबसे आखिरी में लॉन्ग क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा। आखिरी में रिवाइज करते हुए 2-3 चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। एक तो मेरी राइटिंग स्किल्स कैसे कहीं भी गलत खराब तो नहीं ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, स्पेलिंग्स को चेक कर लूंगा। तीसरा, मैं देख लूंगा मैंने क्वेश्चन नंबर डाले हैं कि नहीं डाले हैं। और लास्ट में ये मैं ज़रूर देखूंगा कि हर क्वेश्चन में मैंने जहां जहां न्यूमेरिकल है क्या वहां पे मैंने यूनिट्स लिखी हैं। यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूनिट की। अगर तुमने यूनिट्स को मिस करा तो मामला ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। तो यूनिट्स को चेक करना मत भूलना।
अगर तुम्हें बीच में प्यास लगती है तो पानी पियो, सिर्फ बाई सिर्फ, ज़्यादा पानी पियोगे तो फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा। और अगर मान लो तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो ध्यान रखो कि कहीं पर जहाँ तुमने मिनट सेव करे वहीं पर तुम वॉशरूम जाओ। कोशिश करो तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो एग्जाम में जाके, पहले ये सब चीज़ें करके बैठो ताकि तुम्हें बाद में एग्जाम में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो ये है मेरा पैटर्न ओवरऑल कि मैं एग्जाम में पेपर कैसे लिखता था, और मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कभी पेपर नहीं छूटता था और ना ही तुम्हारा कभी छूटेगा अगर तुम इसको फॉलो करोगे। आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। चलो आओ आगे बात करता हूँ कि कैसे बोर्ड में प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं, कैसे प्रॉपरली लिखना है बोर्ड में, ये सब देखते हैं। और टॉपर्स ने इसको कैसे लिखा है, कुछ क्वेश्चंस जो हमें डिस्टर्ब करते हैं कैसे करना है उनको, उन सारी बातों को आगे करता हूँ मैं तुमसे। सबसे पहली चीज़ मैं लेकर आ गया हूँ कि कैसे असर्शन रीजन को लिखते हैं। देखो यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से बच्चे ने लिखा है। इसने लिखा है डी असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट, और इस तरह से डी फिर से लिखा हुआ। तो उसने हर चीज़ को मेंशन कर रहा है, खाली डी ए बी सी ऐसे नहीं लिख दिया, इसने मेंशन करा है असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट। तो मैं चाहूँगा तुम ऐसे असर्शन रीजन को लिखो, ये बहुत अच्छा तरीका है, तुम इसको देख सकते हो ध्यान से और इसी को फॉलो कर सकते हो। तो असर्शन रीजन लिखने का सही तरीका मेरे को यही लगता है और तुम्हें भी ऐसे लिखना चाहिए। अगली चीज़ पूछी गई है कि मैकेनिज्म कैसे लिखें। तो मैकेनिज्म के लिए मैंने इस बच्चे की कॉपी को देखा और यहाँ देखा मैंने कि इसने कितने बढ़िया तरीके से रिएक्शन को लिखा। देखो पहले तुम लाइनें पढ़ोगे, इसने लिखे हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन हो रहा है, तीसरे स्टेप में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, अगले स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है। उसने हर एक बात को बताया है फिर उसको करके दिखाया है। तो ये बेस्ट वे होता है मैकेनिज्म को दिखाने का। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तीन ही चार मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो एसिड कैटालाइज्ड वाली, एक विलियमसन देख लेना थोड़ा सा, एक विलियमसन में सिमेट्रिकल ईथर वाला देख लेना, उसमें भी थोड़ा मैकेनिज्म है वहाँ पर। और इसके बाद तुम देख लेना वाला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये चार चीज़ों का जरूर मैकेनिज्म देख लेना। और लास्ट में हाँ एस्टेरिफिकेशन भी देख लेना। पाँच पाँच कर लेना टोटल। एस्टेरिफिकेशन विलियमसन का देख लेना थोड़ा बहुत कैसे करते हैं विलियमसन में, और उसके बाद सिमेट्रिकल ईथर वाली प्रिपरेशन को, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को, और एसिड कैटालाइज वाले को। इन पांचों रिएक्शन को जरूर देख लेना। इनमें से हर बार कुछ ना कुछ आता रहता है रिएक्शन के ऊपर जिसमें रिएक्शन डिटेल में लिखनी होती है, अच्छे से लिखनी होती है। तो इन पांचों को ध्यान से देख लेना और इसी पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करना। तो तुम समझ जाओगे तुम्हारे मैकेनिज्म में नंबर नहीं कटने वाले। अगला क्वेश्चन देखता हूं। तो यहां पर पूछा गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे लिखते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन मैं दो बच्चों की कॉपी का कंपैरिजन लेकर आया हूं। तो देखो इधर ब्लू कलर वाला है, इधर ब्लैक कलर वाला है। ब्लैक वाले ने गलती क्या करी, उसने जो इधर सब लिखा है कि ऑर्बिटल कौन सा होगा, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडेशन का कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, सब उसने यहाँ लिख दिया, जो कि गलत है। आपको सब कुछ यहाँ बीच में मिड में लिखना चाहिए था, इस साइड में जाके कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सब कुछ मिड में मैनेज करना है। तो ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन लिखा अच्छा है बट थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा है। लेकिन अगर यहाँ ब्लू वाले की बात करूँ तो इसने बहुत सही तरीके से लिखा है। और मुझे इसमें एक छोटी चीज़ और अच्छी ऑब्जर्व हुई कि उसने यहाँ पे हाइब्रिडेशन भी लिखा है और फिर बताया कि हाइब्रिडेशन में कौन सा लीगेंट और उस पर क्या चार्ज, जैसे F- है तो उसका चार्ज कितना उसने मेंशन करा है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर रहा है उसने पूरा इस तरह से बता रखा है। दैट इज़ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। तो आप भी कोशिश करो ऐसी बताओ। और लास्ट में उसने अलग से भी लिखा है कि हाइब्रिडेशन कितना है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये सही वे होता है कि पहले आपने पूरा सॉल्व करा और फिर एंड में कंक्लूड करके आंसर भी लिखा कि हाँ ऊपर तो मैंने लिख ही दिया लेकिन मैं नीचे अलग से बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो मैंने आंसर को अलग भी डिस्टिंग्विश करके लिख रखा है। तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको रिप्लाई करा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला पूछा गया है कि डिफरेंसेस को कैसे लिखें। यहाँ देखो एक बच्चे ने आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस लिखा है, दूसरे ने भी आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस लिखा हुआ है। पर यहाँ पर उसने डिफरेंस लिखते वक्त लाइन नहीं खींची, उसने ऐसी कॉपी को छोड़ दिया है जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। अगर अच्छा इंप्रेशन डालना है तो ऐसे लाइन्स वगैरह जरूर खींचें। आपको क्या फर्क पड़ेगा, नंबर कोई बदल जाएंगे, नहीं नंबर नहीं, इम्पैक्ट इज एवरीथिंग। तो यहाँ देखो यहाँ पे लाइन खींची तो अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। तुम भी डिफरेंसेस को लाइन खींचकर डिफरेंशिएट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिक टेस्ट कैसे लिखें। तो इस बच्चे ने कितने सही तरीके से ऑर्गेनिक टेस्ट को लिखा है। इसमें इसने आइडोफॉर्म टेस्ट लिखा है, फिर यहाँ पर दो कंपाउंड दे रखे हैं ब्यूटेनल और यहाँ पर ब्यूटेन टू ओन के लिए लिखा गया है। तो दोनों कंपाउंड में उसने एकदम ऐसे डिफरेंस करके लिखा जैसे वो अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिख रहा हो, बिल्कुल एकदम डिटेलिंग से अच्छे से समझाया हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही तुमको लिखना चाहिए टेस्ट को, जिससे दोनों में डिफरेंशिएशन हो सके अच्छे से और समझ में आए कि कौन कौन सा टेस्ट देता है कौन कौन सा टेस्ट नहीं देता। ये बहुत बढ़िया तरीका मेरे को लगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल कैसे हम लोग अप्रोच करें। तो यहाँ देखो पहले उसने गिवन डेटा लिखा हुआ है, पहले सारा गिवन डेटा लिखो, फिर क्या रिक्वायर्ड क्या पूछा गया वो लिख लो, फिर सोल्यूशन लिखना शुरू करो और फिर जैसे जैसे उसमें केसेस पूछे गए 1-2 करके उनको एक पैटर्न में सॉल्व करते चले जाओ। और कम से कम कटिंग करो, अगर तुम्हें रफ वर्क करना है तो वहीं साइड में रफ वर्क करो, उसको एक ब्रैकेट में बंद करो और बाद में उसको कट कर दो हल्के से पेन से। तो ये सही तरीका होता है न्यूमेरिकल को बोर्ड में लिखने का।
अगर तुमने अभी तक ऐसे नहीं करा तो एक दो जरूर लिख कर प्रैक्टिस करके देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया है नेस्ट इक्वेशन को कैसे लिखें। तो नेस्ट इक्वेशन सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन लिखनी होती है, रिएक्शन एनोड पे कौन सी हो रही वो लिखो, कैथोड पे कौन सी हो रही वो लिखो। दोनों लिखने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो वो लिखो। देखो कितने डिटेल में लिखा, टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, कितने अच्छे से लिखा हो उसने, फिर वो लिखो। फिर आप साइड में चाहो तो क्वेश्चन निकाल सकते हो, उसको यहीं पे कर लो, या आप नेक्स्ट इक्वेशन में करते वक्त भी निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इक्वेशन को लिखो। यहाँ पर इस बच्चे ने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, देखो फॉर्मूला भी पूरा उसने मेंशन करा हुआ है, ये कितनी अच्छी बात है। अब कुछ लोग डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यूज, वो फॉर्मूला लिखने की जहमत नहीं उठाते हैं, तो फॉर्मूला लिखो पहले, फिर उसमें वैल्यूज पुट करो तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो फिर उसने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, फिर उसके इसको सॉल्व करा है, और सॉल्व करने के बाद उसने लास्ट लाइन में फिर से लिखा है हेंस द ई सेल ऑफ द रिएक्शन इज इतना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि आखिरी में आंसर फिर से मेंशन करा गया, जबकि उसने यहाँ पर आंसर निकाल दिया था। तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अगर नेम रिएक्शन लिखने को आ जाए तो कैसे लिखें। अब देखो मैं इस बच्चे से सेटिस्फाई नहीं उतना ज़्यादा कि इसने अच्छे से नहीं लिखा, इसने तो राइटिंग स्किल्स को थोड़ा पुअर करा है, पर यहाँ पर सबसे गलत बात जो है ये बेंजीन जो बनाई है इसने, ये बहुत ही गलत तरीके से बनाई है। इसमें नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर बेंजीन बनानी। बहुत सारे बच्चे बेंजीन बनाने में बहुत गलतियाँ करते हैं, आप बेंजीन को ये यूज़ करें या बेंजीन ऐसे बनाएं, पर ये ऐसे वैसे ना बनाएं। कुछ लोग ऐसे बना रहे होते हैं, ये सब गलत है। आप ऐसे यूज़ करें या ऐसे यूज़ करें, इसके अलावा ये सब ऐसे अजीब तरीके से ना बनाएं, ठीक है ना। नेम रिएक्शन में आप अगर आप बेंजीन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, कहीं भी बेंजीन बना रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बनाओ, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हो उनको प्रॉपर तरीके से बनाओ, बॉन्ड्स को सही तरीके से दिखाओ, क्योंकि ये आपका खराब इंपैक्ट डाल सकता है टीचर के मन पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया न्यूमेरिकल और सोल्यूशन चैप्टर कैसे करें। फिर से वही जैसे केमिकल काइनेटिक्स में मैंने ऊपर बताया था आपको, बहुत बड़े तरीके से इसने करा है। पहले इसने सारा डेटा लिखा, गिवन डेटा, फिर मेंशन करा, फिर यहाँ पर मास वगैरह निकाला है, फिर मास निकालने के बाद देखो हर बार उसने पूरा लिखा, लाइंस पूरी लिखी हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, डिप्रेशन ऑफ डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ पूरे तरीके से डिटेल में बताया हुआ है। फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा है, इक्वेशन मान मान के करा है, मतलब इक्वेशन के नंबर भी दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर डेटा निकाला, हर बार यूनिट लिखी है, हर जगह पे उसने यूनिट को मेंशन करा है। आप देखो हर जगह पे उसने यूनिट को मेंशन करा है, ये बहुत बहुत रेयर चीज़ होती है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। जो ऐसा करते हैं वही टॉपर बनते हैं। तो हर जगह पे यूनिट को बहुत अच्छे से उसने दिखाया हुआ है और आखिरी में उसने यूनिट सही निकाल भी लिए। तो यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है, स्टार्टिंग से यूनिट्स लेके चलोगे, उन्हें बीच बीच में जहाँ वो डिवाइड हो रही है वहाँ डिवाइड करते चलोगे, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है तुम्हारे टीचर के ऊपर। इसके बाद मैं आगे बात करूँ, आप यहाँ पर देखो कन्वर्जन रिएक्शंस को दिया गया है, कन्वर्जन रिएक्शन का बेटर तरीका कौन सा है। देखो इसने भी कन्वर्जन करा है, इसने भी कन्वर्जन करा है, दोनों ने कन्वर्ज करा हुआ है। यहाँ पर रिएक्शन को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। अब यहाँ देखो इस चीज़ ने, इस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, इसने इस रिएक्शन को करा और फिर मेंशन करा ये कौन सी रिएक्शन है। ओहो, क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसने मेंशन करा। ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है कि आपको पता है कि ये रिडक्शन है कौन सी, और आपने उसका नाम भी मेंशन करा कि वो कहाँ से ली गई है, कैसे क्या है। और यहाँ इस वाले बच्चे ने बहुत अच्छा करा, इसने हर जगह पे मेंशन करा है कि कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं। इस बच्चे ने भी हर जगह मेंशन करा है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये नेम लिख सकता था तो उसने नेम नहीं लिखा, इसने नेम लिखे हैं। इसने रिएक्शन का नेम नहीं लिखा है, इसने प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हैं। इसने रिएक्शन का नेम लिखा है, प्रोडक्ट के नेम लिखे हैं। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों बच्चों की कॉपीज को जोड़ दूं तो एक परफेक्ट कॉपी बन सकती है, जिसमें आप कन्वर्जन करते वक्त आप क्या कर सकते हो, रिएक्टेंट का नेम, बीच में बनने वाले इंटरमीडिएट्स के नेम, जो भी ए बी सी डी बन रहा है सबके नेम, और वो कौन कौन सी रिएक्शन से बने हैं ये भी आप मेंशन कर सकते हो। बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा टीचर के मन के ऊपर। आगे देखते हैं अगली चीज़ क्या है। अगला है यहाँ पे डी ब्लॉक की रिएक्शंस कैसे लिखें, या आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो आपको बता रखी है पीछे, KMnO4 और K2Cr2O7 वाली, आप जाकर उसको देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। वरना आप यहाँ देखो रिएक्शन को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके दिखाया है एकदम, कि पहले रिएक्शन लिखी, फिर दोनों रिएक्शन को लिखा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को कट करा और फिर आंसर को लिखा है। तो डी ब्लॉक इस बार ये रिएक्शंस को लेकर आ सकता है आपके सामने भी, आप देख लो आपको कैसे इसको लिखना है बोर्ड में, ठीक है ना। फिर अगली चीज़ मैंने क्या लिखी, कोई और सजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर कोई सजेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। जो ऑर्गेनिक के आते हैं जिसमें पूरी थ्योरी दे रखी होती है, लैंग्वेज वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, उनमें पहले देखो क्या करो, थ्योरी के हिसाब से चलो, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको नोट डाउन करते जाओ, उसको एक तरीके से कि इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे बन रही है। और फिर देखना हमेशा एंड की तरफ से सॉल्व करना ईजी पड़ता है, मतलब आखिरी वाली रिएक्शन से अगर लेकर उल्टा आओगे तो तुम्हें आसान पड़ेगा। तो उसी पैटर्न में तुम सॉल्व करके लाओ और फिर सारा फिर से स्टार्टिंग से लिखकर प्रॉपर दिखाओ। और उस वाले वर्क को तुम एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हो कि ये ऐसे ऐसे मैंने सोचा और अब ये मैं लिख रहा हूं कि स्टार्टिंग से हुआ कैसे होगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट लॉन्ग ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। ओके, अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं दोबारा उसको बताने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना।
अब यहाँ देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, कोई और एडवाइस, हाँ एक छोटी सी एडवाइस और है। देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छा करा है, इसने हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन खींची है, जिससे पता चल रहा है दोनों क्वेश्चन में सेपरेशन है, दिख रहा है। टीचर यहाँ मार्क्स देगा, यहाँ अलग समझ जाएगा कि ये अलग क्वेश्चन है, उसे भी दिखने में आसानी हो रही है और तुम्हें बताने में आसानी हो रही है। तो हर एक क्वेश्चन के बाद एक आप लाइन खींच दो ब्लैक पेन से, जिससे क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और मैं कहूँगा हर क्वेश्चन के मिड में यहाँ पर बीचों बीच में आप नंबर या उसका क्वेश्चन नंबर या जो भी आपका सब क्वेश्चन नंबर है वो डालते चलो, ताकि और क्लियर दिखाई दे और टीचर को मार्क्स देने में आसानी हो और आपकी कॉपी भी सुंदर दिखाई दे। तो ये सारी मेरी एडवाइसेस थी, कैसे क्वेश्चन करना है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया टाइम को कैसे मैनेज करना है। इन पैटर्न को तुम फॉलो करोगे, तुम्हें एक भी दिक्कत आने वाली नहीं है एग्जाम में। एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लो, ऐसे करके देखो, सैंपल पेपर लगा के देखो, उसी पैटर्न में क्या तुम कर पा रहे हो टाइम को मैनेज, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ये सारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपना प्यार हमको देते रहें और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपका पेपर बहुत अच्छा रहे और सभी से प्यार करें, किसी को परेशान ना करें जीवन में। थैंक यू।